हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर डिविडेंड डिसीजन। देखो अपना लेवरेज पढ़ के हो गया, उसके बाद वी हैड स्टडीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थोड़ा सा हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने नोट्स लिखे थे एक बार उस पे आएंगे सब लोग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस वाज योर लेवरेज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हर एक जितने भी टाइप्स या जितने भी सोर्स ऑफ फंड था सबके लिए एक फॉर्मूला था। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए कुछ फॉर्मूला था। क्या था? एक इररिडीमेबल था, एक रिडीमेबल था। इररिडीमेबल मतलब क्या? हम लोगों को वो पैसा वापस नहीं देना है, तो उसका कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आता है? KD इज इक्वल्स टू I 1 माइनस टी अपॉन NP इंटू 100। करेक्ट है। रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या था? I 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP अपॉन 2। करेक्ट, इंटू 100 तो है ही, चलेगा। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर के लिए भी दो फॉर्मूला देखे थे, एक रिडीमेबल के लिए और एक इररिडीमेबल के लिए। तो फिर रिडीमेबल का फॉर्मूला सब सेम था, सिर्फ इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाना था। फॉर एग्जांपल क्या था अपना? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। करेक्ट है, ठीक है। इररिडीमेबल का फॉर्मूला क्या था? KP इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन NP इंटू 100। तो हमने डेट देख लिया, हमने प्रेफरेंस शेयर देख लिया। इक्विटी के कितने थे? 6 पार्ट्स थे। 6 पार्ट्स यानी कि 6 अलग अलग मेथड्स, 6 अलग अलग फॉर्मूला थे इसके अंदर। तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच का D1 अपॉन P0, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ का फॉर्मूला D1 अपॉन P0 प्लस G था, राइट। अर्निंग प्राइस का EPS 1 अपॉन P0, अर्निंग प्राइस विद ग्रोथ का पिछला वाला फॉर्मूला, उसमें ग्रोथ यानी कि G ऐड कर देंगे। CAPM कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, इसका क्या फॉर्मूला था हमारे लिए? RF प्लस बीटा RM माइनस RF। और रियलाइज्ड का D1 प्लस प्राइस 1 माइनस प्राइस 0 अपॉन प्राइस 0। करेक्ट, इंटू 100 बेटा बाय डिफॉल्ट सब में लगेगा। अपन रेट की बात कर रहे हैं, परसेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक रिटेन्ड अर्निंग्स था। करेक्ट है, टैक्सेबल हो सकता है या नॉन टैक्सेबल। अगर टैक्सेबल है तो KR इज इक्वल्स टू KE और उसमें से टैक्स हटा देंगे 1 माइनस टैक्स। और अगर नॉन टैक्सेबल है तो क्या करेंगे अपन? KR इज इक्वल टू KE करके छोड़ देंगे, सेम। फिर हम क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बुक वैल्यू के लिए भी हो सकता है, ये मार्केट वैल्यू के लिए भी हो सकता है। तो व्हाट वाज अवर फॉर्मेट? एक सोर्स ऑफ फंड था, फिर अपन उसका बुक वैल्यू ले लेते और टोटल ले लेते। फिर थर्ड कॉलम वेट का बनाने का मतलब वो उसका कितना प्रोपोर्शन है, वो उसका कितना प्रोपोर्शन है। फिर हम इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते और फिर हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते। करेक्ट, पक्का। तो अपन ने कल देख लिया था कि मैंने 24 सम्स में से आप लोगों की सिर्फ 7 सम में पूरा चैप्टर रिवाइज कराया था। एक बार मैं आपको ना इसके पास्ट पेपर बता दूं, ये तो मेन बुक थी मेरी, ठीक है। पास्ट पेपर एक बार जस्ट ऊपर से, अब मैं पास्ट पेपर नहीं ओपन कर रही हूँ सिंस आई हैव माय महासंग्राम का बुक जिसमें आई टोल्ड यू सब कंपाइलेशन है। तो इधर सारा कंपाइलेशन है ऑलरेडी, तो मैं यही ओपन कर रही हूँ। तुम लोग को चाहिए तुम पास्ट पेपर्स ओपन कर लो, सेम क्वेश्चन है। जून 17 का देखो क्वेश्चन है, कंपनी इशूड, कंपनी ने कुछ इशू किया है। क्या इशू किया है देखो तो जरा। 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 रुपीज, यानी कि ये अपना माइनस होता है, बराबर है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज्यूमिंग द शेयर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये सब मेरी मेन बुक में भी था। कुछ नहीं, क्या करना है अपने को? निकालना है इसके अंदर से एट पार के लिए एक बार निकालना है, एट प्रीमियम के लिए एक बार निकालना है और एट 5% डिस्काउंट के लिए अपन ने निकालना है। हम देख चुके ऐसा सम, याद है? फ्लोटेशन कॉस्ट वाला सम था, माइनस कर रहे थे उसके अंदर से। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आप, दिसंबर 17 का है, अपने को पूरी बैलेंस शीट दे दी है। डिबेंचर्स पार पे इशू किया है, फिर शॉर्ट टर्म लोन 18 ट्रक का, ये सारा दे दिया। अपन क्या करते हैं सबके लिए ये देखो अपन अपना फॉर्मेट बनाते हैं और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं जो 6.602 आया है। करेक्ट है। ये क्वेश्चन तो बेस्ट है, आपको इक्विटी का टाइप दे दिया, उसका कॉस्ट भी दे दिया और उनका बुक वैल्यू का वेट भी दे दिया, मतलब तुमको सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क के लिए जून 18 में। तो मेरा दिखाने का पर्पस ये था कि क्या हम सारे टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, देखो
कॉस्ट ऑफ कैपिटल ईच सोर्स का निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकालना है, इक्विटी शेयर दिया है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दिया है, डिबेंचर्स दिए, क्या बड़ी बात है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दे के रखा है, तो कुछ भी बच रहा है क्या अपना फाइंड आउट करने के लिए? नहीं बच रहा है। वी हैव डन एवरीथिंग, हमने हर टाइप का सम कर लिया है यहाँ पर, बराबर है क्या? पक्का। सो वी हैव नो इशू इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 6 मार्क देखो, एमटीपी का सम निकाल लो तुम चाहे तो। दिस इज द महासंग्राम वाला बुक विच आई टोल्ड यू, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ चैप्टर वाइज कंपाइलेशन ऑफ ऑल द पास्ट पेपर्स, एमटीपीज, वर्कबुक। इसके अंदर से मैं तो फिर आपको हर्डल नहीं रहेगा ना यार, ये बुक, ये पीडीएफ ओपन करो, वो पीडीएफ ओपन करो, इसका प्रिंट आउट, उसका प्रिंट आउट, इतना फोन में पीडीएफ देख के इरिटेट हो जाता है नहीं, इसीलिए तो ये बुक निकाली है। ये देख लो, फ्लोटेशन कॉस्ट वाला सेम सम मैंने एक लिया है आपका, करेक्ट है क्या? ये भी लिया हुआ है, देखो प्रेफरेंस शेयर 10% इशू, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। कल ही ऐसा हमने सम किया था, सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट का परसेंटेज चेंज हो रहा है, बाकी का सब सेम है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 6 मार्क मैंने आपके एमटीपी बोल लो, मॉड्यूल बोल लो, आपका पास्ट पेपर्स, वर्कबुक, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज कवर्ड, दिस चैप्टर इज कवर्ड ऑलरेडी, ठीक है, नो प्रॉब्लम अभी इसी के अंदर। तो फिर हम डिविडेंड का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है आज 5-10, देखो एग्जैक्ट 5 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो गया है, तो अपना कल तक का पूरा सेशन अच्छे से क्लियर है। तो फिर हम चलेंगे आगे। वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है, एक मिनट। सी एक चीज आपको बताती हूँ कि अपन ऐसे नहीं करेंगे कि हम ना 2-3 चैप्टर बाद कोई तो पुराना चैप्टर रिवाइज कर देंगे, तो फिर अपने को जैसे एक चैप्टर आज 2-3 पहले दिन वाला जो चैप्टर किया था वो रिवाइज करते चलेंगे, तो उससे क्या होएगा, हमारा रिकैप हो जाएगा चैप्टर को लेके, ठीक है, अपने को याद है वो चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं बीच बीच में कोई तो एक चैप्टर पिक करके करते रहूंगी आप लोगों के लिए, रिविजन का रिकैप, समझ रहे हो, ठीक है। हेडिंग दे देंगे सब लोग डिविडेंड डिसीजन, मैं भी दे रही हूँ, आप लोग भी हेडिंग दे देंगे सब लोग डिविडेंड डिसीजंस। यहाँ पे आ जाएंगे अपनी नोटबुक जिसके अंदर अपन नहीं सारे फॉर्मूला लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, वो वाली नोटबुक में आओ और डिविडेंड डिसीजन की हेडिंग दे देंगे। कितने मार्क का है ये चैप्टर भी? 5 to 6 मार्क्स का है। कितना है ये? 5 to 6 मार्क्स का चैप्टर है ये। देखो ये डिविडेंड डिसीजन चैप्टर का मेन बुक है। एक्चुअली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन जो डिसीजन लेते हैं ना, फाइनेंशियल डिसीजंस जिसको बोलते हैं, वो 3 टाइप के रहते हैं। एक फाइनेंसिंग डिसीजंस रहते हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रहता है, और तीसरा वाला डिविडेंड डिसीजंस रहता है। डिविडेंड डिसीजन के अंदर अपने को एक MM हाइपोथेसिस है, एक वॉल्टर मॉडल है, एक गॉर्डन है, एक ट्रेडिशनल है और एक लिटनर है। इतने सारे मॉडल्स है, सबके छोटे छोटे फॉर्मूला। दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर इन योर होल सिलेबस, जो आपको 6 मार्क मतलब इक्वल वेटेज दे रहा है। जितना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उतना ही डिविडेंड डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी 6 मार्क को आएगा, डिविडेंड डिसीजन भी 6 मार्क को आएगा, करेक्ट है। लेकिन ये चैप्टर में हमको सम्स बहुत कम करने हैं, बहुत कम फॉर्मूला में अपना पूरा का पूरा पार्ट रिवाइज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसा नहीं डिफिकल्ट है, बट उसमें एफर्ट्स थोड़े कंपैरेटिवली क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले डिविडेंड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? देखो अपना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मैं बोल रही हूँ वो वाला याद करो, अपना लेवरेज वाला इनकम स्टेटमेंट। तो अपना PAT बचता है, उसके बाद अपन ना प्रेफरेंस डिविडेंड दे देते हैं, और फिर जो भी इनकम होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहता है, बराबर है क्या? वो पॉइंट पे आना जरा। तो जो या तो फिर तुम PAT पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो PAT है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें का कुछ पार्ट अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कुछ पार्ट अपन रिटेन करते। बात सही है, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ मैं पहले, क्या डिविडेंड है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो। तो कुछ पार्ट अपना डिस्ट्रीब्यूट होता है और कुछ पार्ट अपना रिटेन्ड होता है। जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 100 lakhs, इसमें से 30 lakhs एज डिविडेंड चला गया, तो जो 70 lakhs बच रहा है वो क्या है? हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या है वो? 70 lakhs रिटेन्ड अर्निंग्स। ये वाला चार्ट बनाएंगे, चलो जल्दी 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 फटाफट से मेक दिस चार्ट। 2 मिनट नहीं लगेगा यार,
हुआ क्या? पॉज करो और बनाओ, चलो ठीक है। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं आपको कुछ कंपनीज में आपको एक सेशन में मैं आपको पक्के से बताऊंगी कंपनीज का कैसे बैलेंस शीट देखते हैं, कैसा उनका डिविडेंड देखते हैं, कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देख रही है, विल सी ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अच्छा, अभी डिविडेंड डिसीजन के ना कुछ मॉडल्स है, मैं आपको लेके आ रही हूँ यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, ये बेटा मेन बुक बता रही हूँ मैं आपको, ये जो दिख रही है आपको ये मेरी मेन बुक है क्लास की। चलो ठीक है, ये जो चार्ट है ना थियोरीज ऑफ डिविडेंड, मैंने एक और जगह इसको अच्छे से कंपाइल किया है ताकि इतना स्क्रॉल ना करना पड़े। हाँ, ये तो पूरा थियोरी। डिविडेंड डिसीजन का जो चैप्टर है उसके अंदर ये मैंने आपको अभी बताया, ये आपको बनाना था डिविडेंड और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि जो प्रॉफिट है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डिविडेंड का पार्ट बनेगा, जो हम रिटेन कर रहे हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बनेगा, बराबर है क्या? ये पूरा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखना, जो थियोरी ऑफ डिविडेंड है, अब क्या है ना, हर एक इंसान जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में होता है, कोई आता है फिर इसकी बात करता है, फिर कोई आता है फिर उसकी बात करता है, वैसी तरह मतलब कोई आता है एक फॉर्मूला एक थ्योरी देके जाता है, फिर दूसरा बंदा आता है फिर कोई थ्योरी या फॉर्मूला देके जाता है, सेम वे में। अब ये इररिलेवेंस थ्योरी क्या होता है ना कि तुम डिविडेंड दो या डिविडेंड मत दो, तुम्हारी मार्केट प्राइस पे 1% का भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इररिलेवेंट डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट फॉर द मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस पहले भी 100 थी तो बाद में भी 100 रहेगी, तुम जो चाहे वो डिविडेंड दे दो या तुम डिविडेंड मत दो। तो इररिलेवेंस थ्योरी के अंदर MM अप्रोच, यानी ये मोदिग्लियानी एंड MM, जो तुमको पता है ये दो कैपिटल स्ट्रक्चर में तो इनकी मस्त वाली थ्योरी है। यस, ये वो इंसान है जो आके बोले, क्या आके बोले, अच्छा सिर्फ बोलते नहीं, इनकी थियोरीज होती हैं, इनके प्रॉपर फॉर्मूला होते हैं, तो ये आके समझाए, प्रूव करके गए कि अगर तुम डिविडेंड दो या तुम डिविडेंड मत दो, हमारी कंपनी के मार्केट प्राइस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये इररिलेवेंस थ्योरी है। फिर रेलेवेंस थ्योरी में क्या हो जाएगा, एक वॉल्टर्स मॉडल आता है और एक गॉर्डन्स मॉडल आता है। वॉल्टर्स मॉडल आता है और गॉर्डन मॉडल, दो लोग आए और बोले कि तुम डिविडेंड चेंज करोगे तुम्हारा मार्केट प्राइस चेंज होगा, तुम डिविडेंड चेंज करोगे तुम्हारा मार्केट प्राइस चेंज होगा। तो रेलेवेंस थ्योरी के अंदर दो है, यानी कि डिविडेंड इज रेलेवेंट फॉर मार्केट प्राइस। और कुछ अदर लोग भी है, अदर मॉडल है जो एज सच न्यूट्रल है, वो उस बारे में कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने अपना फॉर्मूला देके गए। तो उसमें DDM आता है, एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ग्राम एंड डोड आता है और एक लिंटर्स आता है। ये वाला आप चार्ट बना लेंगे थियोरीज ऑफ डिविडेंड, ये देखो इस तरह से बनाओ या तुम इस तरह से बनाओ। इररिलेवेंस के अंदर MM अप्रोच आएगा, रेलेवेंस के अंदर वॉल्टर आएगा एंड गॉर्डन आएगा, या तो ऐसे बनाओ, मेरे ख्याल से ये वाला बेटर है, अदर थियोरीज भी इसमें ये लो। फिर एक एक करके मैं आपको एक एक अप्रोच सिखाती हूँ, चलो जल्दी, टाइम पास नहीं। डन, ओके। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे वॉल्टर की। अच्छा, अपने 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 पेज पे, कहाँ है अपना पेज, कहाँ लिख रहे हैं हम, हाँ, डिविडेंड डिसीजन में सब वो दो तीन चीज़ें लिखी है। एक तुमने वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो तुम्हारा डिविडेंड होगा, रिटेन हो रहा है, रिटेन अर्निंग्स होगा, करेक्ट है। उसके बाद मैंने तुमको ये थ्योरीज बनाने बोला है, उसके अंदर सबसे पहले आप हेडिंग देंगे वॉल्टर्स मॉडल। क्या हेडिंग देंगे, वॉल्टर्स मॉडल। अच्छा, वॉल्टर और गॉर्डन और MM ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन इन पे आता है। क्या है फिर इनका फॉर्मूला, TMP स्टैंड्स फॉर थियोरेटिकल मार्केट प्राइस। क्या होता है इसका मतलब, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D इंटू R अपॉन K होल डिवाइडेड बाय K। बेटा बहुत सिंपल, आपको इसे देख के लग रहा है बॉम्ब फॉर्मूला, कुछ बॉम्ब फॉर्मूला नहीं है, क्यूट चैप्टर है ये एकदम, मतलब इसे तभी चैप्टर है, बोल रही हूँ मैं। थियोरेटिकल मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा फिर, D प्लस E माइनस D। अब पहले आप मैम हमको ये लर्न कराने से पहले ये तो बता दो कि इसका मतलब क्या है, बता रही हूँ मैं। D स्टैंड्स फॉर ऑफ कोर्स डिविडेंड, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर का अगर EPS 10 है और इसमें से आप 3 डिविडेंड दे रहे हो
समझ रहे हो? तो D stands for dividend per share, E stands for EPS per share, R stands for rate of return of the company या जिसको बोलते हैं internal rate of equity, समझ रहे हो? और KE का मतलब होता है कंपनी का क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये तो तुम अभी देख चुके हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, बराबर है क्या? तो TMP stands for what? D plus E minus D R upon K होल डिवाइडेड बाई K, समझ गया? एक और बार D प्लस आँख बंद आँख बंद आँख बंद, ऐसे ऐसे इसलिए आँख खोली ना तुम लोगों ने तो श्राप लग जाएगा, बोल रही हूँ मैं। चलो फटाफट से लर्नो ना मांगता, 2 मिनट लो, पॉज करो, लर्न करो, फिर मेरे साथ आइस क्लोज करके बोलेंगे D प्लस, मैं तो देख रही हूँ, बोलो D प्लस E माइनस D इंटू R अपॉन K होल डिवाइडेड बाई K E, क्लियर? ठीक है, इसके अंदर केस लेती हूँ मैं, यस ऑर्डर केस ले रही हूँ। चलो KE अभी हमारा है 15%, कितना है? 15%। अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न है 12% का, ये भी बात ठीक है। फाइंड आउट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, क्या है मैम ये हमको नहीं समझ रहा बेटा। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कौन डिसाइड करता है? इधर केस बनता है, क्या केस बनता है कि अगर KE इज ग्रेटर देन R, अगर KE इज ग्रेटर देन R तो डिविडेंड पर शेयर शुड बी 100%। KE मतलब हमारा कॉस्ट है, बराबर है क्या? तो अगर अब मैं, हमारा कॉस्ट है, मैं कंपनी हूँ, तुम शेयर होल्डर है, मेरा कॉस्ट है, तुम्हारी इनकम हुई कि नहीं हुई, मेरे को इक्विटी पे 10% का खर्चा, मतलब 10% तुमको तो जा रहा है ना, तो तुमको क्या देखना है बेटा? यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर देखोगे। अभी मैं भी न्यूट्रल हो जाऊंगी, मैं भी शेयर होल्डर का भला देखूंगी यहाँ पे कि KE मेरे लिए कॉस्ट 10%, मेरे लिए कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 15%, मतलब मैं तुमको 15% दे रही हूँ, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब तुम ये पैसा अगर मेरे से लेके गए और मार्केट में जाके इन्वेस्ट किए तो तुमको कितना मिलेगा? उसका 12% मिलेगा। कितना मिलेगा? 12%। तो तुम कहाँ रखना चाहोगे वो पैसा? किधर रखना चाहोगे? देखो क्लियर बात समझो। KE मेरे लिए कॉस्ट है, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे लिए ये क्या हो गया? कॉस्ट हो गया, ओके। इसका एक चार्ट दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड दो मेरे को, फिर अपन तीनों केसेस साथ में पढ़ लेंगे। ये देखो, ये ऐसा आप चार्ट बना लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ, अपना ये वाला केस चल रहा था ना कि तुम्हारा KE जो है वो बड़ा है, मतलब मेरे को, अब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुमको तो सही लग रहा है पर मैं अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। मेरे को कितना खर्चा पड़ रहा था? 15% पड़ रहा था, इधर आओ, 15% पड़ रहा था। तुम मार्केट, मैं तुमको अगर ये पैसा दे दूं तो तुम मार्केट में जाके उस पर कितना कमाओगे? 12% कमाओगे या नहीं कमाओगे? तो मेरे लिए तो बेटर है ना तुम वो पैसा लेकर जाओ मेरे पास से, क्योंकि मेरा कॉस्ट ज़्यादा है रिटर्न से। कितना है? 12%, और इस लेस देन 15%, मेरे को 15% खर्चा पड़ रहा है, मार्केट में सब लोग 12% पे चला रहे हैं, तो मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा? 100%। जा बेटा, तो तेरा सारा पैसा ले और मार्केट में इन्वेस्ट कर, मेरे को 15% खर्चा नहीं करना। उसका उल्टा, अगर R इज ग्रेटर देन KE, मतलब मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 20% का, मेरे को कॉस्ट है 18% का, तो आई एम एट गुड पोजीशन। तो मैं क्या बोलूँगी? बेटा तू कुछ डिविडेंड मत लेके जा, सारा पैसा मेरे पास रहने दे, मैं इसको बढ़ा के तुमको दूंगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है? ये चार्ट लिख के लेना है। दीज आर द कंक्लूजन्स ऑफ वॉल्टर मॉडल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे लिख लेंगे, कंपनी ग्रोथ, कांस्टेंट, डिक्लाइन, ठीक है। उसके बाद अपने को बेसिकली काम ये और इससे रहेगा, तो अगर आपने इतना टेबल लिखा ना तो भी चल जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे ही जनरली अपना क्वेश्चन रहता है। तो अगर R ग्रेटर देन KE है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है अपना KE से, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी डिविडेंड नहीं देंगे, हम हमारे पास वो पैसा रखेंगे, वो डिविडेंड को और रिटेन्ड अर्निंग्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि तुम्हारी एज शेयर होल्डर मार्केट प्राइस बढ़ जाए। अगर दोनों भी इक्वल है तो तुम्हारी मर्जी, डिविडेंड देना है तो वो, नहीं देना है मत दो, यू आर न्यूट्रल। और अगर हमारा R कम है और KE ज़्यादा है तो मैं बोलूँगी जा बेटा सारा पैसा लेके जा, मौज करो, जो करना है करो। डन, समझा? अभी लिखा इतना फिर आप लोगों ने, ओके। चलो अब एक क्वेश्चन दूं मैं आपको सिंपल सा वॉल्टर पे, फिर अपन वॉल्टर के क्वेश्चंस जाके अपने
इसमें करेंगे रिविजन वाली बुक में। EPS is equals to 6, KE is equals to 10%, rate of return 20%, dividend payout is 30%। ठीक है, तो ये डिविडेंड पे आउट रेशियो रखती हूँ मैं, इसको DPR रखती हूँ। अब निकाल लो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा 6 का 30%, 63 1.8। E है मेरे पास, K ही है, R है, वोल्टर मॉडल के हिसाब से थियोरेटिकल मार्केट प्राइस निकाल लो, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। डिविडेंड डिसीजन है और हम मार्केट प्राइस क्यों निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमने डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये डिविडेंड देने की वजह से हमारा मार्केट प्राइस में क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। TMP इज इक्वल्स टू क्या है अपना फॉर्मूला। एक और चीज़ है तुम लोग को ना मैं बताती हूँ, वो पूरा KE से डिवाइड करने से फार 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 बेटर है। देखो ये ना KE पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, उससे अच्छा ये KE इसको भी दे दो, ये KE इसको भी दे दो। कैसे देते दिखा रही हूँ, फॉर्मूला ऐसे लिखना है, सच्ची बोल रही हूँ, सिंपल होगा D/KE प्लस E माइनस D इंटू R अपॉन KE होल डिवाइडेड बाई K। मैंने उनके टुकड़े ही कर दिए ताकि वो न्यूमरेटर इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना, उस वजह से अब ये सिंपल हो गया। डिविडेंड कितना है मेरा 1.8, KE कितना है, KE 10% प्लस E माइनस डिविडेंड यानी 6 रुपये EPS था, 1.8 मेरा क्या हो गया डिविडेंड यानी रिटेन्ड अर्निंग्स है बेसिकली ये। रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20, KE कितना है 10, होल डिवाइडेड बाय 10%। ऑन योर कैलकुलेटर्स वेयर इज माय कैलसी, एक मिनट, चलो 6 माइनस 1.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10%, ये आ रहा है आपका 84। 1.8 अपॉन 10% तो आ जाएगा 18, तो कितना हो गया है ये 84 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 102। क्या हो गया है ये 102। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। अब मेरे को सिर्फ इतना डेटा ही देख के बता दो ना, ये क्वेश्चन है इतना डेटा कि मैंने डिविडेंड देना चाहिए था या नहीं चाहिए था। इन दिस केस R इज ग्रेटर देन KE, मतलब कंपनी ज़्यादा कमा के दे रही है इन्वेस्टर्स को, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखो R इज ग्रेटर देन KE, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। अगर तुमको कंफ्यूज हो रहा है तो अपने अपने जहाँ पे तुमने टेबल लिखा है ना उस पर आ जाओ। कहाँ गया मेरे टेबल, टेबल 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 टेबल, यहाँ पे R इज ग्रेटर देन KE, मतलब हमने कुछ भी डिविडेंड देना चाहिए क्या, नहीं देना चाहिए। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रहना चाहिए अपना, 0 रहना चाहिए। आ जाओ अपने बुक पे जहाँ अपन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे R इज ग्रेटर देन KE, देयरफॉर हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसा रहना चाहिए, शुड बी 0। कैसा रहना चाहिए 0, मतलब हम बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देंगे तो हमारी मार्केट प्राइस अच्छी चलेगी। अगर अब आप डिविडेंड दे दोगे तो हमारी मार्केट प्राइस अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि R इज ग्रेटर देन KE। R क्या है, KE से ज़्यादा है, तो हमने ये पैसा हमारे पास ही रखना चाहिए, इन्वेस्टर को नहीं देना चाहिए। क्लियर, क्योंकि कंपनी ज़्यादा कमा के दे रही है ना तुमको। अगर कंपनी ज़्यादा कमा के दे रही है तो वो पैसा क्यों तुमको तुम्हारे पास रखना है, रैदर क्यों तुमको वो पैसा शेयर होल्डर को देना है, खुद के पास रखो, रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाते जाओ तो ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस बढ़ेगी। नहीं तो ये पैसा तुम शेयर होल्डर को दे दोगे, वो इतना सा कमा के आएगा तो तुम्हारी मार्केट प्राइस भी नहीं बढ़ेगी उस चक्कर में। क्लियर हो गया। एंड डोंट फॉरगेट दिस इज रेलेवेंट मॉडल। रेलेवेंट मॉडल क्या बोलता है तुम लोगों को कि जो तुम्हारा डिविडेंड डिसीजन है उस हिसाब से तुम्हारा मार्केट प्राइस चेंज होगा। अपन रेलेवेंट थ्योरी के अंदर है। क्लियर, तो वोल्टर मॉडल क्लियर हो गया है, तो अपन आ जाएंगे अपने चैप्टर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वोल्टर मॉडल पे ही है। द अर्निंग पर शेयर ऑफ पंजाब कंपनी इज ₹10। कितनी अर्निंग पर शेयर, 10 है। ठीक है, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 10%। ओके, कंपनी हैज 3 ऑप्शन ऑफ पेइंग डिविडेंड। 3 ऑप्शन है उसके पास। डिविडेंड पे आउट रेशियो या तो 50% या 75% या 100%। कैलकुलेट, जो ग्रीन में वो अपना कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज पर वोल्टर्स मॉडल इफ इट कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 15%, 10% एंड 5%। बाप बहुत सारे परसेंट नहीं है, ये मास्टर सम है जिसमें सब 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 वोल्टर क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या बोला कैसे लिखने का, D/KE प्लस E माइनस D R/KE कर दो और होल डिवाइडेड बाय KE कर दो। ये बेस्ट तरीका है।
न्यूमरेटर इतना डिफिकल्ट करने से अच्छा सॉर्टेड रखने का, ठीक है, ओके। अब अपने पास 3 केस है बेटा, एक डिविडेंड के हिसाब से केस बना रही हूँ मैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% रखेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% रखेंगे और डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रखेंगे। तो पहले अपन डीपी रेशियो 50% के लिए काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पहला केस डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50% हमारा, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग है ना, या तो 15% या तो 10% और या तो फिर 5%, सबके लिए कैलकुलेट कर लेंगे। मैं भी ये सम करूँ क्या तुम्हारे साथ? चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ इट अप। 3 केस है, पहला वाला सॉल्व करके दिखाती हूँ कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 15% है, और रेट ऑफ रिटर्न भी कितना है तुम्हारा, 15% के लिए, ठीक है, ओके। अब ई और डी वो सब तो निकाल लो। डिविडेंड कितना आएगा तुम्हारा 10 का, देखो टोटल कंपनी का क्या है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपए का, 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो में है ना अपन, तो 10 का 50% क्या हो जाएगा 5 अपॉन के कितना है, के तो फिक्स्ड है तुम्हारा 10% का, तो आपका के हो गया 10% का, प्लस क्या है ई माइनस डी, तो 10 माइनस 5 इंटू आर, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15/10 होल डिवाइडेड बाय, मैम इधर परसेंट का साइन क्यों नहीं ले रहे हो बेटा, परसेंट कटने वाला है ना, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 10%, ये आ गया आपका 50, प्लस 10 माइनस 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 10%, कितना आ रहा है ये 75, प्लस 50 कर लो तो कितनी आपकी थियोरेटिकल मार्केट प्राइस आई 125। ये कौन सा केस में है, जहाँ पे डिविडेंड आप 50% दे रहे हो और रेट ऑफ रिटर्न 15% है। दूसरा केस क्या है क्वेश्चन में कि रेट ऑफ रिटर्न अब अपने को रखना है 10% और फिर रखेंगे अपन 5%, तो अपना 50% डिविडेंड का स्लॉट कंप्लीट होगा। अब रेट ऑफ रिटर्न रखते हैं 10%, चलो तो 5 अपॉन के विल रिमेन सेम, डिविडेंड भी सेम है क्योंकि अपन डिविडेंड वाले कॉलम में है ना, जहाँ 50% डिविडेंड दे रहा है। 10 माइनस 5 चेंज होगा ये वाला पार्ट, आर अपॉन के होल डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 50 रहेगा, प्लस 10 माइनस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय वापस से 10%, तो 50 प्लस 50 क्या थियोरेटिकल मार्केट प्राइस हो गई तुम्हारी 100। देखो जैसे जैसे आर कम हो रहा है थियोरेटिकल मार्केट प्राइस भी कम हो रही है। अब आर कितना है तुम्हारा 5% है, तो 5 अपॉन 10% प्लस 10 माइनस 5 बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 10%। देखो अभी करके तो ये तो तुम्हारा 50 हो जाएगा, 10 माइनस 5 इंटू 5 25 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 10%, 25 आ गया 25 आ गया, प्लस 50 ये हो जाएगा 75। ये आपके क्या हो गए, 3 थियोरेटिकल मार्केट प्राइस हो गए हैं, 125, 100 और 75, ठीक है। देखो 125, 100 और 75, ओके। नेक्स्ट अब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है तुम्हारा 75% है। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको सॉल्व करके, क्यों दिखा रही हूँ क्योंकि सम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेंदी है, ऐसा ना हो कि आप भटक जाओ उसको सिर्फ रीड करते करते करते, इसलिए। तो अब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 75%। रेट ऑफ रिटर्न सेम कॉलम रहेंगे, 15%, 10% और 5%। सब्स्टिट्यूट करें अब तो डिविडेंड कितना हो जाएगा मेरा 10 का 75% यानी 7.5, तो ये हो जाएगा 7.5 अपॉन के विल रिमेन सेम, फिर 10 माइनस 7.5 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15, तो 15 अपॉन 10 होल डिवाइडेड बाय 10%। समझ रहे हो अभी, चलो सॉल्व करो। 7.5 अपॉन 10 विल गिव यू 75, ये हो जाएगा 10 माइनस 7.5 हो जाएगा 2.5 इंटू 15 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 10%, 37.5 प्लस 75 112.5। देखो जरा देखो 112.5, समझ रहे हो क्या, श्योर, नो इशू यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड केस करते फिर इसका, डिविडेंड सेम है, बस अब रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, कोई नहीं करते अपन, हो जाएगा अपने से। चलो
डिविडेंड विल बी 7.5 अपॉन 10% प्लस 10 माइनस 7.5 इंटू 10 अपॉन 10 होल डिवाइडेड बाय 10%। क्या होने वाला है ये 75 और 75 प्लस ये 25 आएगा 2.5 देखो डिवाइडेड बाय 10% 25। तो थियोरेटिकल मार्केट प्राइस कितनी आ गई अब तुम्हारी 100 आ गई। थर्ड केस में अपना रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए 5% चाहिए, इधर करके दिखाती हूँ वो मैं। तो 7.5 अपॉन 10% प्लस 10 माइनस 7.5 इंटू 5 अपॉन 10 होल डिवाइडेड बाय 10%। तो ये 75 प्लस 2.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 10% विल बी 12.5 प्लस 75 विल बी 87.5 आपकी आई थियोरेटिकल मार्केट प्राइस। ये देखो क्लियर। तो अभी थर्ड केस तो तुम कर सकते हो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100 है, यानी पूरा का पूरा 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा डिविडेंड हो जाएगा पक्का। अच्छा मैं करके ही दिखाऊँ क्या पूरा सम, रो मत कर रही। चलो यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। फॉर्मूला डी अपॉन के, तो डिविडेंड पूरा 100% तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 10% प्लस ई माइनस डी। अब 10 माइनस 10 क्या रहने वाला है तुम्हारा 0 ही रहने वाला है, तो आगे का सब 0 ही होगा, बराबर है क्या। तो यहाँ पे आपकी मार्केट प्राइस तीनों भी जगह पे क्या आने वाली है 100। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जितना ईपीएस है उतना ही डिविडेंड है। क्लियर क्या, जितना ईपीएस है तो ये वाला 0 होने वाला है हर केस में, ये 0 तो ये पूरा पार्ट 0 हो रहा है। सिर्फ इसका तुमको आंसर मिल रहा है 10/10% 100 रुपीज़ का। क्लियर, बस यही क्वेश्चन था अपने को, क्या निकालना था, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज पर वोल्टर्स मॉडल। तो हमने निकाल दिया तीनों डिविडेंड के लिए, तीनों रेट ऑफ रिटर्न के लिए निकाल दिया। अच्छा इतना बड़ा सम आएगा कि नहीं, इसमें से कोई 1-2 केस आएंगे तुम लोगों को, कोई 1-2 केस ही आएंगे तुम लोगों को। मैंने इतना क्यों लिया है, ताकि मैंने आपको बोला बेटा मैं रिविजन ले रही हूँ, पूरा वोल्टर मॉडल एकदम चकाचक क्लियर होना मांगता है, इसीलिए। ठीक है, ओके। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये भी वोल्टर मॉडल पे है। Wolters model evaluation of company's dividend policy. The following information is supplied to you. यहाँ पे टोटल अर्निंग्स दी है 2 लाख रुपीज़ की, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे दिया है, अच्छा डिविडेंड पेड दे दिया है, पी रेशियो दे दिया है। पी रेशियो दिया है, केई और पी रेशियो लिंक्ड होते हैं, मैंने नहीं बताया, कुछ चैप्टर में ऐसे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट आ जाता है सडनली, ये वो वाला पार्ट है। Ascertain whether the company is the following optimum dividend policy, ठीक है। Find out what should be the PE ratio at which the dividend policy will have no effect on the value of share। अच्छा ये तो कुछ अलग बात हो रही है, पहले काम करते कंपनी डिविडेंड पॉलिसी सही फॉलो कर रही है नहीं, वो निकालते हैं। अपना अर्निंग्स कितना है 2 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 20,000, तो 2 लाख अपॉन 20,000 कितना ईपीएस आ गया अपने पास 10 आ गया ना, कैलकुलेटर यूज करो, है क्यों कैलसी फिर। 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आ रहा है 10 ईपीएस आ गया। डिविडेंड कितना दिया है 1,50,000 अपॉन 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो कितना ईपीएस दे दिया है आपने 7.5 ईपीएस दे दिया है। अब केई तो नहीं है, केई का फॉर्मूला होता है 1/PE रेशियो। फटाफट से जाओ नोटबुक में लिख के लो जहाँ अपन फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, केई इज इक्वल टू 1 प्राइस अर्निंग, पीई होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। रेशियो के चैप्टर में हम इनको डिटेल में करेंगे, अभी के लिए केई का फॉर्मूला क्या होता है 1/PE रेशियो। तो 1/12.5 कितना आ रहा है जरा बताओ मेरे को, 1 डिवाइडेड बाय 12.5, तो हमारे पास के इंटू 100, हाँ के कितना आ गया है 8% का, के भी आ गया हमारे पास। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न तो दिया ही नहीं है ना मैम, ये कैसा सम है, तो रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल लो ना तुम। कैसे निकालेंगे हम रेट ऑफ रिटर्न, देखो ये फॉर्मूला होता है, कितना कमा रहे अपन 2 लाख कमा रहे हैं, कितना हमारे पास लाइबिलिटी है, या तो कितने पैसे लेके 2 लाख कमा रहे, किस पे 2 लाख कमा रहे आप लोग, कितने शेयर्स है तुम्हारे पास, ये 20,000 शेयर्स है,
कितना है तुम्हारे पास एक शेयर का वैल्यू 100 है, तो कितना अपना इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो या फिर कितना तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो टोटल अर्निंग 2 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर इनटू फेस वैल्यू 20 लाख हो जाएगा, बराबर है 20,000 इंटू 100। डिवाइड किस करना है, 2 लाख को डिवाइड करना है उससे, तो डिवाइड कर दो। कितना आ रहा है ये 10% आपका रेट ऑफ रिटर्न है। अब बताओ अपनी ऑप्टिमम सही है क्या? तुम्हारा आर इज ग्रेटर देन के ई। मैम हमको याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। आर अगर बड़ा होता है के ई से तो हमने डिविडेंड देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। और ये कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? 7.5, पर हमने डिविडेंड देना चाहिए क्या? हमने डिविडेंड नहीं देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। अब तो मार्केट प्राइस भी निकाल के रखो इसकी। मैं ये सेशन रीस्टार्ट करती हूँ कुछ 5 मिनट्स के अंदर, सो यू विल बी गेटिंग आगे का पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, गिव मी 5 मिनट्स, ठीक है? ओके, तब तक टिल देन यू ट्राई सॉल्विंग द सम। यस, बाय बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू आई टीच इन CMA इंटर, वही आंसर करने आई हूँ। देखो, CMA इंटर के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज योर पेपर नंबर 8, जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये वाला सब्जेक्ट ऑल माइन। उसके बाद ग्रुप 2 में आती है। ग्रुप 2 के अंदर मेरे तो एक पेपर 9 है। पेपर 9 एक्चुअली में ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, वो OM एंड SM जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर ये OM वाला पार्ट मेरा है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल। एंड देन टॉकिंग अबाउट पेपर 10 होल 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू टीच यू, उसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और उसके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रहता है। FM बोल के जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी रहता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम वापस से CMA इंटर में मिलने ही वाले हैं। देखो, इफ यू गाइज आर कनेक्टेड विथ अस आकाश अग्रवाल क्लासेस, CMA आप पक्के से बन के निकलोगे, मैं गारंटी ले रही हूँ। यस, आई एम टेकिंग गारंटी कि आप लोगों को CMA बनने से नो वन कैन स्टॉप। आप लोग अगर हमसे कनेक्टेड रहे, जो आपको बोले उतना फॉलो करे, तो आई एम सो श्योर अबाउट माई कोर्स, बिकॉज हमने ये कोर्स ही ऐसे डिजाइन किया है। सारे लूप होल्स, एस्पेक्ट सब कुछ कलेक्ट करके आपका इतना सिस्टमैटिकली डिजाइन कोर्स है, इतने क्वालिटी लेक्चर्स हैं, हम जो कुछ करवाते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, नो वेयर। यस, दिस इज माई वर्ड, कहीं ये सब करने नहीं मिलेगा, इसीलिए इतनी गारंटी है। बट मेरे गारंटी के पीछे का रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। गारंटी के पीछे का रीजन ये है कि कोर्स में क्या क्या होता है, मतलब कैसे चलता है ये कोर्स। तो ये कोर्स में सबसे पहले एक मेन बुक होती है, कॉस्टिंग की मेन बुक को मैं बोलती हूँ शिखर। इसका नाम है शिखर। ये आपकी कॉस्टिंग की मेन बुक है। और आपकी वैसे ही FM की ये वाली मेन बुक है। आपको मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ उसका। दिस इज द शिखर बुक, पूरी कलरफुल बुक है, क्लास वर्क अलग कलर से, होमवर्क अलग कलर से, तो डिफरेंशिएट करने में इजी होता है। और कलरफुल देख के हमको अच्छा तो लगता ही है, मजा भी आती है। ये मेरी एक बुक हो गई। उसके बाद एकदम मस्त वाली बुक है जो आप लोगों की लाइफ एक हैसल फ्री बना देती है, क्योंकि इतनी इसको करने के अलावा तुम लोग को ऐसे होता है कि RTP भी करना है। ऑफकोर्स CMA इंस्टीट्यूट जो RTPs, MTPs, पास्ट पेपर्स, वर्कबुक, ये सब भी तो हमको पढ़ना होता है। तो इतने सारी चीजें डाउनलोड करो, फिर उनके सोल्यूशन एक जगह, क्वेश्चन एक जगह, इतने सारे PDF, वो सब हैसल फ्री करने के लिए वी हैव एन एक्सक्लूसिव महासंग्राम की सीरीज होती है एक हमारी, यही कोर्स के अंदर डिजाइन महासंग्राम की सीरीज, विच इज कंपाइलेशन ऑफ ऑल योर पास्ट पेपर्स, MTPs, RTPs। ये देखो, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, दिख रहा है पास्ट पेपर्स, RTPs, MTPs, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी सोल्यूशन के साथ बनी हुई बुक है। ये चैप्टर वाइज है, विद सोल्यूशन है, टेंशन ही नहीं है। इतनी मस्त प्यारी बुक बनाई है प्रैक्टिस के लिए। जो भी अपन मेन वाली बुक में करेंगे वो सारी प्रैक्टिस आपकी महासंग्राम सीरीज के साथ हो जाती है। अच्छा,
सिर्फ इसकी बुक मिलती है क्या? नहीं, इसके लेक्चर्स भी होते हैं। ऐसे नहीं कि बुक देके काम खत्म कर रही हूँ, ऐसे काम नहीं करते हम, इसके लेक्चर्स भी होते हैं। फिर मैं बात कर रही हूँ मेरी थर्ड वाली बुक की, ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअली यहाँ तक सब कोई कर लेता है, बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स इतने नजरअंदाज किए जाते हैं, एकदम ग्रांटेड लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो है, फिल इन द ब्लैंक तो है, एमसीक्यू तो है, हो जाएगा, नहीं होता है। इधर ही बच्चे के मार्क्स जाते हैं और वही अपने को मार्क्स और स्कोर करने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो आपके 25 से 28 मार्क्स के हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैंने अलग से एक बुक बनाई है, वो भी चैप्टर वाइज बाइफर्केट किया है। इट इज कंपाइलेशन ऑफ योर एमटीपीज, पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, वर्कबुक। आपकी सीएमई इंस्टीट्यूट ने जितने ऑब्जेक्टिव्स दिए ना, वो सबको हमने क्या किया है, आई विल शो यू भैया, चैप्टर वाइज कंपाइल कर दिया। ऐसे मिक्स मैच नहीं है, प्योरली एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज है। देखो ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एफएम की बुक बता रही हूँ मैं, ये आपकी एमटीपी है, ये आपकी आरटीपी है। ऑफ कोर्स द बुक इज कलरफुल, वो तो बात ही नहीं है यार। उसके बाद जो है ना, थियोरी भी है ज़रूरी। थियोरी बहुत इग्नोर की जाती है, मतलब एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड है। थियोरी भी जान पे आता है पढ़ने के लिए, मज़ा ही नहीं आता है, मतलब कितना रट्टा मारना है। उसका भी एक सोल्यूशन वी हैव, आई विल शो यू द बुक। ये देखो, दिस इज योर कॉस्टिंग की थियरी। इस तरह से बनेगी, एकदम कलरफुल बनेगी, पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि जो थियरी वाले मार्क्स है ना अपने, वो मार्क्स भी नहीं जाएंगे सच्ची में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ना बच्चा पढ़ता ही नहीं, और अपने को उस पर और ध्यान देना है, क्योंकि हमको सिर्फ पास नहीं होना है यार, आप लोगों को स्कोर भी करना है। सिर्फ पासिंग अपना ऑब्जेक्टिव रहता ही नहीं है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर रही या थियोरी की बात कर रही, इनकी सिर्फ बुक मिलेगी क्या? नहीं, इनके एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, एक्सक्लूसिव लेक्चर मिलेंगे। जैसे महासंग्राम की बुक अलग, उसके लिए अलग से लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, थियोरी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं। इस वजह से यू कैन आराम से स्कोर, ये पूरे के पूरे पार्ट में अपन बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। वी वर्क ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस, आपके मेन बुक के जैसे एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, महासंग्राम के अलग, ऑब्जेक्टिव्स के अलग एंड थियोरी के अलग। लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक्सक्लूसिव संजीवनी बुटी सीरीज, ये आप लोगों की ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन में जो चल रही है, वैसी ही सीएमए इंटर में भी चलती है। आप लोग लेक्चर की क्वालिटी के लिए सीएमए फाउंडेशन हो, सीएमए इंटर हो, यूट्यूब पे देख सकते हो कि कोर्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि मैं इतनी श्योर क्यों कि आप लोग के मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये सब फॉलो करोगे तो। ये सीरीज देखो एकदम, मैं आपको बुक दिखाऊँ क्या इसकी, चलो ये आपकी कॉस्टिंग की बुक है, कहाँ गई मेरी बुक, ये लो एफएम की बुक है। देखो दिस इज माय एफएम की बुक, एकदम विद सॉल्यूशन बनी हुई है, क्वेश्चन आंसर, कलरफुल बुक है। जितने भी मतलब प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इतना सब तो पढ़ लेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं, और अगर आप एक ग्रुप देते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी आती है। उसमें इतना सब वापस कैसे रिवाइज करेंगे, इसीलिए पूरा सिलेबस, फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको एफएम की बुक दिखाई, वो एफएम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में सिर्फ 50 सम्स में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिविजन हो रहा है। एग्जैक्टली इस तरह से हम लोग रिविजन को बनाते हैं, ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले जो कुछ नेसेसरी है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन इतना कम नंबर ऑफ सम्स, सो दैट आपका रिविजन एकदम अच्छे से हो जाएगा। दिस इज द रीजन आई एम सो श्योर। एंड आपके जो टेस्ट सीरीज चलते ही है चैप्टर वाइज, वो भी 50 के ऊपर 50+ टेस्ट सीरीज होते हैं, और मॉक टेस्ट पेपर्स अलग, क्विज शो अलग, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को फन वे में भी पढ़ना होता है, मोटिवेशन गाइडेंस, स्टडी शेड्यूल, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सब का आप टेंशन मत लो। एकदम एक्सक्लूसिवली सीएमए का कोर्स डिजाइंड है। दैट इज व्हाई वी से थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। आप लोगों को सीएमए बनने से कोई नहीं रोक सकता इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस। ये कोर्स आप लोगों के लिए बनाया ही ऐसा है, ठीक है। ओके, सी यू ऑल, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, चलो रिज्यूम करते हैं। अपना सम बीच में से चल रहा था। क्या क्या किया था अपन ने ये सम में? देखो, अर्निंग्स था, डिविडेंड पेड था, तो अपन ने ईपीएस निकाल लिया, डीपीएस निकाल लिया, पीई के बेसिस पे केई निकाल लिया, बराबर है क्या, और रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया। ठीक है, अभी एक बार मार्केट प्राइस निकालेंगे अपन अपने फॉर्मूला से। तो डी डिविडेंड कितना आया अपना 7.5। वैसे तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए, अपन ने देख लिया ना ये, क्यों? क्योंकि आर इज ग्रेटर देन के ई। पर थियोरेटिकल मार्केट प्राइस तो निकाल लो, क्योंकि वो तो डिविडेंड दे रहे। ई माइनस डी, तो 10 माइनस 7.5, रेट ऑफ रिटर्न कितना निकला है अपना 10, के ई कितना है 8, दिस डिवाइडेड बाय 8%, होल डिवाइडेड बाय 8% ऑन योर कैलकुलेटर्स। 7.5 डिवाइडेड बाय 8% कितना आ रहा है ये 93.75 प्लस 10 माइनस 7.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8%। करेक्ट है क्या? कितना आ रहा है ये 39.06 प्लस 93.75, तो 132.81 आया क्या आप लोगों का? आना ही चाहिए, मेरा भी आ गया है। सो इफ आर इज ग्रेटर देन के ई, कंपनी शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अभी तो अपन ने बोला ना, मैंने भी, अगर आर के ई से बड़ा है तो हम डिविडेंड देने चाहिए क्या? नहीं देने चाहिए, मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। डिविडेंड शुड बी जीरो। Since dividend payout ratio of the company is 75%, it is not following optimal dividend policy. सबसे पहला क्वेश्चन यही था ना कि ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो हो रहा है क्या, है ना। उसके बाद अपने को जो पूछा, उससे पहले ना मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। दिस इज जस्ट फॉर आवर रेफरेंस, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस व्हेन डिविडेंड इज जीरो। अभी आपकी मार्केट प्राइस कितनी आई 132। मैंने क्या बोला है? आई एम सेइंग कि कंपनी इज नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। अब अगर कंपनी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो नहीं करती है तो हमारा मार्केट प्राइस 132 है। व्हाट इफ द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, तो कितना मार्केट प्राइस आ रहा है देखिए क्या, जरा देखते हैं ना अपन। तो डिविडेंड जीरो देने वाले हैं, तो 0/8% डजंट मेक एनी सेंस। 10 माइनस 0 10 इंटू 10/8 होल डिवाइडेड बाय 8%, तो ये हो जाएगा 100/8 डिवाइडेड बाय 8%। तो कितनी मार्केट प्राइस आ रही है देखो 156.25, समझ रहे हो। तब मार्केट, जब आप डिविडेंड दे रहे हो तो मार्केट प्राइस 132 कुछ थी, अब आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो तो मार्केट प्राइस 156 है। समझ रहे हो क्या? तो ये टेबल मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वेश्चन के अंदर डाला है, इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड के लिए। देखो के ई अगर ज़्यादा है आर से तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे दो, जितना दे सकते, बराबर है क्या। के ई लेस देन आर है, जैसे यहाँ पे था, कितना था 10 8, तो हमने डिविडेंड 0 देना चाहिए, तब जाके अपना मार्केट प्राइस बढ़ गया। और अगर के ई आर सेम है, ये वाले पॉइंट से कनेक्शन है, तीसरे वाले पॉइंट से कनेक्शन है। क्यों कनेक्शन है मैम? देखो क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पीई रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इम्पैक्ट। यानी कि आप डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी रखो, शेयर के वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं होगा। इतने न्यूट्रल कब रहते हैं अपन? जब अपना के ई और आर सेम रहता है तो आप डिविडेंड दो मत दो, कितना भी दो, हमारा मार्केट प्राइस चेंज नहीं होता है, बराबर है ना। ठीक है, तो अभी हमारा के ई इज इक्वल्स टू आर है, मेरे को पीई रेशियो निकालना है। तो के ई इज इक्वल्स टू 1/पीई, तो पीई इज इक्वल्स टू 1/के। अब मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10 है तो मेरा के ई भी 10 रहना चाहिए ना, उस केस में डिविडेंड पे इम्पैक्ट नहीं होगा। तो पीई भी कितना आएगा 1/10, तो तुम्हारा पीई भी आ गया है 1/10। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो पीई रेशियो क्या हो जाएगा 1/10 विच इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स। करेक्ट है। तो जब आपका के ई भी 10 है और आर भी 10 है तो फर्क पड़ने वाला है क्या? डिविडेंड पे नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? पक्का? तो अपना सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कुछ। Will your decision change if the PE ratio is 8 instead of 12.5? अब PE ratio 8 है, पहले क्या बोल दिया था अपने को कि अपना PE ratio 12.5 है, अब बोल रहा है कि PE ratio 8 है। तो हम वापस से KE निकालेंगे, वापस से कैलकुलेट करके देखेंगे ना। Will your decision change if PE ratio is 8? अगर PE 8 है तो 1/8 आपका क्या हो जाएगा KE, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 कितना होने वाला है आपका? KE will be 12.5%, R is equals to 10%, बराबर है क्या? फिर हमने डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आओ टेबल पे, कौन सा केस बनेगा तुम्हारा? KE is greater than R, तो गिव मैक्सिमम डिविडेंड, ऐसा।
इफ PE इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5 देन द KE क्या हो जाएगा तुम्हारा, KE विल बी ग्रेटर देन R, बराबर है। और एज पर वॉल्टर्स मॉडल हमने पूरा का पूरा डिविडेंड देना चाहिए, पर तुम पहले अभी अगर KE 12.5 है तो निकाल के तो देखो तो मार्केट प्राइस कितनी आ रही है, तो ये 7.5 अपॉन 12.5 प्लस ये 10 माइनस 7.5 विल बी 2.5 इंटू 10 अपॉन 12.5 होल डिवाइडेड बाय 12.5, करो कैलकुलेट, 7.5 डिवाइडेड बाय 12.5%, तो ये आ गया 60, यहाँ पे लिख रही मैं प्लस 2.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12.5 होल डिवाइडेड बाय 12.5%, कितना आ रहा है ये 16, तो तुम्हारी मार्केट प्राइस कितनी हो गई 76 हो गई, ठीक है। अब अगर अपन वॉल्टर के डिसीजन को फॉलो करें तो आपने सब डिविडेंड दे देना चाहिए, तो पूरा डिविडेंड दे दो ना, तो 10 अपॉन 12.5%, EPS माइनस DPS जीरो होने वाला है तो पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 12.5% कितना आने वाला है ये 80, बढ़ गया ना मार्केट प्राइस अगर आप डिविडेंड ज़्यादा दे रहे हो तो। क्यों बढ़ गया है मार्केट प्राइस, क्योंकि अब अपना KE इज ग्रेटर देन R। क्लियर क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाने के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा और नॉलेज लगेगा, तो अपन अभी आगे के फॉर्मूला कर लेंगे। बेटा आप सिर्फ सिंसियरली फॉलो करो, मैं आपको बोल रही हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं आपको इतना कॉन्सेप्चुअली लेके जा रही हूँ, मतलब आई एम कंसिडरिंग कि तुम लोग को कुछ याद नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं, उस हिसाब से आई एम मेकिंग यू राइट ईच एंड एवरी फॉर्मूला, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दिखा रही हूँ, देयर इज अ रीजन फॉर इट, आई विल टेल यू। आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, इफ़ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस ना, मैं आपको बताऊँ, ये मेरे कॉस्टिंग FM के एग्जामिशन है, लेटेस्ट अटैम्प्ट के, देखो 91 मार्क्स दिख रहा है आप लोगों को, 89, 89, 82, 78, 78, 77, 76, 60 से लेके कितने बच्चे हैं ये आप दिख रहे हो क्या? और मैनी मोर है, अब इतने सारे नहीं डाल सकते ना इधर, वो होते नहीं, बैठते नहीं है, ये इतने सारे हैं, इनको अगर एग्जामिशन आ सकता है तो तुमको भी आ सकता है यार, तुम भी तो मेरे से पढ़ रहे हो, ये भी तो मेरे से पढ़े हैं, वन एंड द सेम थिंग है, सेम बुक से पढ़े हैं, सेम रिविजन, सब कुछ सेम ना, जो मैंने इनको दिया है वही चीज़ तुमको भी दे रही हूँ, करेक्ट है। तो तुम लोग को भी मार्क्स अच्छे आने ही मांगते, इतने बच्चों को कॉस्टिंग FM का एग्जामिशन, ये देखो OMSM का देखो, यस OMSM भी लेंगे ना अपन रिविजन, यस यस यस, उसमें भी एग्जामिशन आना मांगता है, 84, 82, 69, 72, 75 दिख रहे हैं कि आपको 60 से लेके यहाँ तक कितने सारे, दीज आर द, सिर्फ एग्जामिशन की बात कर रही हूँ मैं, पासिंग की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, अगर एग्जामिशन में इतने बच्चे तो तुम लोग को क्यों नहीं आ सकता। बट अगर ऐसे पोस्टर में आना है, एग्जामिशन लाना है तुम लोगों को भी, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करो, जितना आई एम सेइंग उतना यू हैव टू फॉलो, इफ यू नॉट फॉलोइंग तो नहीं चलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, अब मैंने हर चैप्टर में से कितना सॉर्ट करके सम्स दिए हैं, मानते हो ना, बराबर है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन एनालाइजिंग दोज सम्स, ऐसे ही नहीं बस वो डाले हैं, कौन से पैटर्न में आपको क्वेश्चन आते हैं, कौन से पैटर्न में नहीं आते, कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट ऑफ व्यू कवर करके वो मैंने 7-8 सम हर चैप्टर में निकाले हुए हैं। मतलब तुम सोचो ना, 7 सम में सिर्फ 7 सम में अगर पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है तो कितना एडजस्टमेंट उसमें डाले, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ट्रस्ट मी, वो हार्ड वर्क के रिजल्ट्स इधर है, मेरे भी और तुम्हारे भी रहने मांगते, 2 वे एफर्ट होते हैं अपने, 1 वे एफर्ट नहीं होते हैं। अगेन वी आर इनटू अ प्रोफेशनल एग्जाम, आप BCom का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप 12th का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बेटा डिग्री लाना नहीं लाना तुम्हारे हाथ में, बट अगर कोई तुमको प्रोफेशनल बोलेगा तो वो इट डिपेंड्स ऑन द सामने वाला पर्सन, इफ दे कॉल यू प्रोफेशनल और नॉट, बराबर है। मेरे को देख के समझना मांगता सामने वाला प्रोफेशनल है या नहीं है। तुम प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो ये बोल के कुछ नहीं होता है, यू हैव टू प्रूव इट एवरी नाउ एंड देन विद योर एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। तो उतना पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े ये मार्क्स नहीं आते बेटा। ये जो बच्चे लोग पढ़े हैं ना, मेरे को अच्छे से पता है कितना सिंसियरली पढ़े हैं डे 1 से लेके, ठीक है। तुम्हारा भी लेट नहीं हुआ है, लेट्स से तुम डे 1 से उतना नहीं पढ़े हो तो मैं अभी ले रही हूँ ना, आई एम टेकिंग इट इन सो मच ऑफ डिटेल, आपको ये बात मतलब नो वन कैन डिनाई ऑन दिस पार्ट कि इतना डिटेल में है, जितना डिटेल में मैंने अपने मेन रिकॉर्डिंग्स भी लिए हैं। सिर्फ मैंने नंबर ऑफ सम्स कंपाइल किए हैं यहाँ पे, करेक्ट है क्या? सो
आप लोग के लिए एक और चीज़, ऑब्जेक्टिव्स की बुक्स वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पे डालती रहूँगी, जो भी मैं कंटेंट डाल सकती हूँ, पुट एवरीथिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल। उसकी लिंक मैंने हर लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो प्लीज़ आप उस पर ज्वाइन होकर रहो, तो आप लोगों को अपडेट्स मिलेंगे। अगर मेरे को ऑब्जेक्टिव्स का कोई लेक्चर डालना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स का लेक्चर, या ऑब्जेक्टिव की बुक जो मैंने इन लोगों को भी दी हुई है वो ऑब्जेक्टिव की बुक आपको चाहिए, कुछ भी अपडेट्स अगर मैं नोट्स में कर सकती हूँ तो आई पुट इट इन दैट ग्रुप ओनली, एंड दैट इज द ओनली कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी। मेरे को कुछ डालना है तो बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली, करेक्ट, तो मेरे को कोई भी अपडेट डालनी है तो आई पुट इट ओवर देयर ना, तो तुम लोग को उससे कनेक्टेड रहना पड़ेगा, सो दैट मैं जो भी डालूँ तुम लोग को वो मिले, यू कैन यूज दोज थिंग्स फॉर योर ओन स्टडी। पढ़ाई की बात करूँ यार, पढ़ाई में बहुत हेल्प होगी, ऐसी ही चीज़ें उस पर आएगी इन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट है। मैंने यहाँ दिखाया तुम लोगों को मेरे सब्जेक्ट के एग्जाम्शन, हर सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है बच्चों को, येस, वो तुम लोग भी ला सकते हो सिंसियरली डेडिकेटेडली पढ़ के, जैसे इन लोगों ने किया था। इफ दीज कैन डू, यू गाइज कैन आराम से डू, मतलब बिकॉज आई नो व्हाट आई एम टेकिंग इन माई रिविजन, मेरे को पूरा भरोसा है। तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, मेरे को भी फॉलो करो, मैं जो बोल रही हूँ डू दैट, एवरी वन हु इज गाइडिंग यू, हमारे सीरीज़ में जो भी टीचर्स जो भी आपको बता रहे हैं आप उसको फॉलो करें मार्क्स लाने के लिए। मार्क्स तो आएंगे, ये हम ऑलरेडी गारंटी, आई हैव टेकन इट ऑन, एक मैंने गारंटी दी, तुम लोग अच्छा स्कोर करोगे, बस उतना फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर। मान रहे हो ना, करोगे ना, पक्का। टेलीग्राम पे ज्वाइन होके रहो, मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। एंड आपको अगर ऐसे लग रहा है कि लेक्चर्स आपको हेल्प हो रहे तो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड whomsoever, बिकॉज देखो अभी मैं एफर्ट्स ले रही हूँ तो मेरे को भी अच्छा लगेगा ना, इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग इट, यू गाइज आर शेयरिंग इट, और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली इफ आई एम डूइंग इट, मेरा पर्पज़ यही है कि जितना बच्चा देख रहा है उसको उतना फ़ायदा होना मांगता। तो अगर आप मेरी उस चीज़ में हेल्प करोगे तो इट इज़ अ टू वे थिंग ना, राइट? ओके, अपन अपने सम्स पे वापस आते हैं। हम कुछ लिख रहे थे, नेक्स्ट टेक्स्ट वाला फॉर्मूला लिख रहे थे। अभी अपन ने वॉल्टर मॉडल एकदम डिटेल में अच्छे से कर लिया, उस पर सम्स भी कर लिए, तो आगे का मॉडल करें अभी अपन। ओके, वॉल्टर और गॉर्डन में एक डिफरेंस है। वॉल्टर का जो मॉडल था ना वो डिविडेंड को भी कंसिडर कर रहा था, वो ईपीएस को भी कंसिडर, मतलब ईपीएस माइनस डिविडेंड यानी कि वो रिटेन्ड अर्निंग को भी कंसिडर कर रहा था। गॉर्डन का जो मॉडल है, गॉर्डन का मॉडल इट कंसिडर्स, क्या कंसिडर करता है ये, ओनली डिविडेंड, ये सिर्फ डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आता है। ये जो मॉडल है ना वो रिटेन्ड अर्निंग्स को भी प्रेजेंट वैल्यू में लाता है, डिविडेंड को भी प्रेजेंट वैल्यू में लाता है। केई से जो अपन डिवाइड करते हैं तो वो प्रेजेंट वैल्यू में चलाते हैं ना, तो इट कंसिडर्स ओनली डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, उसको ईपीएस रिटेन्ड अर्निंग से लेना देना नहीं है। ये लिख के लेंगे, हाँ, इंपॉर्टेंट बाइफरकेशन है दोनों का। तो फॉर्मूला क्या है, अगर विदाउट ग्रोथ है तो d1 अपॉन के, और अगर विथ ग्रोथ है तो d1 अपॉन के माइनस जी, दैट्स इट। ये आपका विदाउट ग्रोथ का फॉर्मूला है और ये आपका विथ ग्रोथ का फॉर्मूला है। लिख के लेंगे, चलो फटाफट से लिखना तो है। वॉल्टर डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स दोनों को कंसिडर करता है, गॉर्डन सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड को कंसिडर करता है। लिख लिया है आपने वाला पार्ट, पक्का, अच्छे से लिखा ये वाला भी पार्ट पक्का। अभी एक नॉर्मल सा सम ले लेती हूँ, फिर अपन अपने बुक में से भी एक सम कर लेंगे। हाँ, एक और फॉर्मूला बिफोर वी फॉरगेट, ग्रोथ का भी एक फॉर्मूला है, b इंटू आर। लिख के लो, कई बार ये यूज करना पड़ जाए। ग्रोथ का फॉर्मूला b इंटू आर, क्या मतलब होता है, b का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, अपन कितना रिटेन करें। अगर मैं 30% डिविडेंड दे रही तो 70% रिटेन कर रही हूँ। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न को अगर हम रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ग्रोथ। कई बार ग्रोथ डायरेक्टली ना देके वो ऐसे दे देंगे, वन एंड द सेम थिंग। एक रफली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन उस पर भी जाएंगे। ग्रोथ कितना है, लेट्स से 5% है आपका, के है 15.5%, D0 है 2, और कुछ लगेगा आप लोगों को, नहीं, ठीक है, इतना ही डेटा देती। फिर थियोरेटिकल मार्केट प्राइस निकालेंगे गॉर्डन के मॉडल के हिसाब से, तो D1 अपॉन के माइनस जी, तो यानी कि D0 प्लस ग्रोथ करना है ना मेरे को, फिर के माइनस जी, तो मेरा D0 कितना है 2 प्लस ग्रोथ 5% ऑन योर कैलकुलेटर्स, 2 प्लस 5% कितना आ रहा है ये 2.1, ठीक है। के कितना है 15.5 माइनस 5 कितना परसेंट होगा, फिर देखो
2.1 अपॉन 10.5% बराबर है क्या, डिवाइडेड बाय 10.5%, कितना आ रहा है फिर आपका थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस 20, कितना मार्केट प्राइस आ रहा है 20, इतना क्वेश्चन लिख के लो, फिर हम जाएंगे अपने रिवीजन वाली बुक के इक्वेशन पे। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, डन क्या, आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन गॉर्डन का मॉडल। मिस्टर त्रिपाठी is contemplating purchase of 1000 equity shares of the company. His expectations of return is 10% before tax. 10% एक्सपेक्ट कर रहा है वो by way of dividend with an annual growth rate of 5%. ठीक है। कंपनीज लास्ट डिविडेंड यानी कि D0 कितना था, 72 नहीं 2 रुपीज़ पर शेयर होगा वो, एक मिनट, हाँ रुपीज़ का साइन है वो, इज 2 रुपीज़ पर शेयर। इवन 72 का देता है। इवन एज ही इज कंटेम्पलेटिंग Third party suddenly finds due to budget announcement के वजह से dividend has been exempted from tax in the hands of the recipient, यानी कि पहले मेरे को टैक्स भरना पड़ रहा था ना, तुम मेरे को 2 रुपये दे रहे थे, मेरे को उस पर टैक्स भरना पड़ रहा था, अब ना एक बजट अनाउंसमेंट हो गया है और अब कंपनी को प्रॉब्लम क्या आती थी मैं आपको बताती हूँ। ये है बड़ी कंपनी, ये बड़ी कंपनी के बहुत सारे कहाँ फैले छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है। कंपनी ने तो 100 लाख का डिविडेंड दे दिया, बड़ी कंपनी है बेटा, 100 लाख का डिविडेंड दे दिया। चलो बाबू तुमको अच्छा नहीं लग रहा है कि सुन के, इतना डिविडेंड नहीं देते, बोल रहे कि 10 लाख का डिविडेंड दे दिया। अब कंपनी ने अगर 10 लाख का डिविडेंड दे दिया है तो इनके हाथ में वो डिविडेंड गया हुआ है, बराबर है ना। ये कहाँ कौन कौन है नहीं पता, गवर्नमेंट कैसे ट्रेस करेगी सब लोगों ने वो डिविडेंड वाली इनकम पे टैक्स भरा है क्या, सब नहीं भरते। दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, यू एंड आई एंड एवरीवन नो यार, हम प्रोफेशनल बैकग्राउंड को बिलोंग कर रहे हैं, अब सब लोग टैक्स नहीं भरते हैं तो गवर्नमेंट का यहाँ पे होता है नुकसान। फिर गवर्नमेंट क्या बोली, चल बेटा तुम लोगों को टैक्स नहीं भरना है, मत भरो। कंपनी जब भी डिविडेंड पे करेगी ना, उसको क्या करना था, सबसे टैक्स लेना था, जो पॉसिबल नहीं है। तो जब कंपनी अभी 10 लाख का टैक्स, 10 लाख का डिविडेंड प्लान की ना, उसको लगेज 10, लेट्स से एग्जाम्पल के 10% लिया मैंने, 10% का पहले उसको डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और उसके बाद अब वो शेयर होल्डर को पैसा जाता है। तो गवर्नमेंट ने फिल्टर अब यहीं पे ले आया, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं दे पाएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, चल तो 10 लाख दे रही पर वो 10 लाख के पहले गवर्नमेंट का टनल आया, उसमें से घुसे, अपन ने उसको टैक्स दिया, फिर वो सब लोगों को बटाए। अब समझो ये बात को पक्का, ठीक है। तो द कंपनी का लास्ट डिविडेंड 2 रुपये का था। इवन एज इज कंटेम्पलेटिंग बजट अनाउंसमेंट की वजह से क्या हुआ है कि रेसिपिएंट के हाथ में एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब अभी वो छोटे छोटे शेयर होल्डर को टैक्स नहीं भरना है। बट द इम्पोजिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन द कंपनी इज लाइकली टू फॉल। अब बेटा कंपनी क्यों तुम्हारा टैक्स पे करेगी, अब पहले कंपनी तुमको 2 रुपये दे रही थी तो अब वो 20 पैसा कम डिविडेंड देंगी, क्यों, क्योंकि उसको तुम्हारी जगह पे टैक्स भरना पड़ रहा है ना, तो खुद के पॉकेट से कंपनी टैक्स भरेगी क्या, नहीं। तो पहले तुमको 2 रुपये जा रहा था, अब नहीं, बीच में गवर्नमेंट को 2 पैसा चलेगा, उसमें से 20 पैसा चलेगा और तुम लोग को कितना मिलेगा, 1 रुपये 80 पैसा। ठीक है। त्रिपाठी मार्जिनल, त्रिपाठी का खुद अगर उसके खुद के हाथ में रहता तो उसका टैक्स रेट कितना था, 30% था। क्या पूछ रहा है फिर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी मिस्टर त्रिपाठीज एस्टिमेट ऑफ प्राइस पर शेयर बिफोर एंड आफ्टर बजट अनाउंसमेंट। तो बिफोर बजट अनाउंसमेंट और आफ्टर बजट अनाउंसमेंट क्या मार्केट प्राइस रहनी चाहिए या है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, अभी आ जाओ सोल्यूशन पे। क्या फॉर्मूला है अपना, D1 + G, यानी कि क्या हो गया, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है बेटा, D1 ही है वो, D1 = D0 1 + G अपॉन KE - G, गॉर्डन का फॉर्मूला है। कहीं बोला थोड़ी है गॉर्डन का बेटा, तो फिर अपने को R वाले डिटेल्स थोड़ी दिए है वोल्टर लगाने के लिए, बात तो समझो, ठीक है। P0 दे दिया है, D0 अपने को 9 अपना ग्रोथ रेट है, बाकी का हमको निकालना है, ठीक है। बिफोर बजट अनाउंसमेंट ग्रोथ रेट कितना है, 5%। KE 10% बोला है क्या, आ जाओ क्वेश्चन में, हाँ KE 10% बोला है, इज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है। डिविडेंड 2 + 5% कितना होएगा, 2 + 5% विल बी 2.1 रुपीज़, चलेगा। सब्स्टिट्यूट करो ना अपना बिफोर अनाउंसमेंट, तो वही नॉर्मल 2.1 अपॉन 10 - 5%
तो 5% तो 2.1 डिवाइडेड बाय 5%, कितना मार्केट प्राइस आ रहा है आपका 42, कितना मार्केट प्राइस आ रहा है 42। आफ्टर बजट अनाउंसमेंट क्या हो गया है, आफ्टर बजट अनाउंसमेंट देखो 30, एक तो 20 पैसे से डिविडेंड कम हो गया, ग्रोथ रेट तो तुम्हारा 5% ही है। अब 10% उसका के ही था, लेकिन 30% टैक्स रेट है ना, बराबर है। देखो टैक्स रेट कितना है 30% है, बराबर, तो 10 में से 30% हटा लो तो 7 अभी आपका क्या हो जाता है रिटर्न। ये आफ्टर बजट अनाउंसमेंट, आफ्टर बजट अनाउंसमेंट क्या हो गया, मेरा मार्जिनल टैक्स रेट लेना पड़ा मेरे को 7%। डिविडेंड 2 रुपये मिल रहा था, जो 20 पैसा कम मिल रहा है, तो तुम्हारा D0 तुम्हारे हाथ में अब डिविडेंड कितना आएगा 1.8, इसमें ग्रोथ ऐड कर लो तो 1.8 प्लस 5%, तो D1 कितना हो गया 1.89, सब्स्टिट्यूट 1.89 अपॉन 7% माइनस 5%, 1.89 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5, ऐसे क्यों हो गया 1.89 डिवाइडेड बाय 40, एक मिनट कुछ तो हो रहा है ना, एक मिनट रुको जरा, चलो अब मार्केट प्राइस कितना हो गया 1.89 अपॉन 2%, 94.5, क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिफोर बजट अनाउंसमेंट और आफ्टर में डिफरेंस क्या है कि तुम्हारा जो केई है, केई, तो तुमको तुम्हारे केई में से सबसे पहले क्या करना पड़ा, टैक्स हटाना पड़ा, 10% माइनस 10% का 30% हटा दिया तो तुम्हारा नया केई बन गया, और D0 में से अब जितना कम पैसा आ रहा है उसको माइनस करना पड़ा। बाकी सब क्लियर है, इजी था गॉर्डन वाला, बहुत ही इजी है गॉर्डन। तो चले आगे फिर MM के लिए। ओके, बिफोर स्टार्टिंग MM अप्रोच हम लोगों को वापस से इसके क्या लिखने हैं, डिटेल्स लिख के लेने हैं, बराबर है, फॉर्मूला लिख के लेना है। तो मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच जिसको बोलते हैं MM अप्रोच, ये अप्रोच क्या बोलता है कि तुम्हारा डिविडेंड दो मत दो, कितना भी दो, फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है। तो इसके भी 2 है, मतलब ही प्रूव्स इट। विथ डिविडेंड फॉर्मूला लगाता है, विदाउट डिविडेंड फॉर्मूला लगाता है, दोनों में आंसर क्या आता है सेम। क्या आंसर आता है सेम। देखो कैसे लिखेंगे MM अप्रोच विद डिविडेंड विदाउट डिविडेंड, सब लोग डन, लिख लिया, ठीक है। ये अभी यहाँ पे विद डिविडेंड यानी डिविडेंड क्या कर रहे हैं अपन, पे कर रहे हैं, विदाउट डिविडेंड यानी डिविडेंड इज नॉट पेड। 3 स्टेप में आंसर आता है, इतना लिखा सबने। स्टेप नंबर 1 पे आओ फिर। P1 इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस D1, क्योंकि डिविडेंड है यहाँ पे तो मैंने डिविडेंड हटा दिया ना उसमें से, और यहाँ पे स्टेप 1 क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE, दैट्स इट। स्टेप 1 दोनों जगह, दोनों के मैं साइमल्टेनियसली आप लोगों को स्टेप्स लिखवा रही हूँ। फिर सेकेंड स्टेप पे आए, अच्छा एग्जाम्पल बता दो इसमें, देखो एग्जाम्पल लिख लो। P0 है 100, R है 10%, और आपको मैं डिविडेंड दे देती हूँ 5 का, तो क्या हो जाएगा ये 100 1 प्लस 10% यानी कि ये 0.1 लिख दो इसको, 1 प्लस 0.1, D कितना है तुम्हारा 5 है, निकालो जरा आंसर इसका। 100 प्लस 10%, 110 माइनस 5, कितना हो रहा है ये 105। सेम एग्जाम्पल अगर इधर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ डिविडेंड नहीं रखने का उधर, बाकी का सब। तो 100 प्लस 1 प्लस 0.1 यानी कि 100 प्लस 10% विल बी 110। ओह, पर मार्केट प्राइस तो अलग अलग दिख रही है, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, सब आगे जा रहे हैं ना अपन। सेकेंड स्टेप लिखेंगे इसका। सेकेंड स्टेप एवरीवन, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होता है। सेकेंड इसमें क्या निकालना पड़ता है अपने को, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने है या इश्यू करने हैं, उसको बोला जाता है डेल्टा एन। कैसे निकालते हैं अब डेल्टा एन, आई इन्वेस्टमेंट माइनस ई माइनस डी अपॉन P1। मैं सम करूंगी तो आपको हर एक मतलब समझाऊंगी, अभी आप लिख के ले लीजिए पहले, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे अपन, सेम फॉर्मूला। स्टेप 2 डेल्टा एन इज इक्वल टू, लिख के लो,
I माइनस ई माइनस डी अपॉन P1 लिखा स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3 लास्ट स्टेप, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। एमएम अप्रोच में है, कुछ भी डिविडेंड दे दो मार्केट वैल्यू में फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। कैसे निकालेंगे पता है? N1 इंटू P1, ये जो अभी नहीं निकाला अपन ने, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 बेसिकली, ये 2 इंटू 1 स्टेप। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला N1 इंटू P1, स्टेप 2 इंटू स्टेप 1। इस तरह से अपन क्या करेंगे अपना एमएम अप्रोच। तो एक बार स्क्रीन दिखा रही हूँ, आप लोग पॉज करेंगे और लिख के लेंगे। चलो जल्दी से लिखा ये पार्ट, अब ये वाला पार्ट। फिर अब हम सम पे आते हैं एमएम अप्रोच के। इंपॉर्टेंट है, एक अटेम्प्ट में आके भी गया हुआ है इस टाइप का सम। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एमएम अप्रोच चूचा लिमिटेड हैज 50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 100, वो भी ठीक है। इट होप्स टू मेक अ नेट इनकम ऑफ 5 लाख। आई इन्वेस्टमेंट इनकम याद है? द कंपनीज बोर्ड इज कंसिडरिंग अ डिविडेंड ऑफ 75 रुपीज 5 पर शेयर होना मांगता वो। इसको वापस से कर देंगे, ₹5 पर शेयर एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी नीड्स टू रेज, कितना उसको इन्वेस्टमेंट के लिए रेज करना है? 10 लाख। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये। कंपनी बिलोंग्स टू रिस्क क्लास जहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट है 10% का। क्या ढूंढना है? हाउ द एमएम अप्रोच अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म इफ द डिविडेंड्स आर पेड और डिविडेंड्स आर नॉट पेड। ठीक है, तो पहला केस कर लेंगे अपन। अगर डिविडेंड हम पे नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE। कितना है 100 है। KE कितना है? 10%, तो ये 110 आ जाएगा आपका। अभी तो अपन ने वहाँ भी सॉल्व किया ना, 100 प्लस 10%। ठीक है, अब अगर डिविडेंड हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 110 में से डिविडेंड 5 रुपये का है तो ये 105 हो जाएगा। दोनों केस का फर्स्ट स्टेप हो गया है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने अपने को। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है ना, तो डेल्टा एन इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था अपना? ये इन्वेस्टमेंट कितना है तुम्हारा? ये आ जाओ इधर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 10 लाख का है। नेट इनकम कितने की है? 5 की है। तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अपने को कितना है? 5 लाख। और इसमें से कुछ डिविडेंड भी देने वाले हम। अच्छा, अपॉन, ये देखो ना मैंने यहाँ अभी आपको फॉर्मूला में लिखा है, आप इधर देखते चलो। डिविडेंड अपॉन P1 कितना निकला अभी अपना? व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड P1 इज 110। मैंने डिविडेंड की जगह 0 क्यों ले लिया? क्योंकि अपन डिविडेंड नॉट पेड के केस में है। तो 10 माइनस 5 लाख, 5 लाख अपॉन 110 कितना आ रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है? 4545 शेयर्स नए बनेंगे। ठीक है, अब अगर हम डिविडेंड पे कर देते हैं तो तुम्हारे फॉर्मूला में सिर्फ डिविडेंड का अमाउंट डालो, बाकी सब सेम। तो 10 लाख माइनस 5 लाख इंटू 2,50,000 कैसे आया है डिविडेंड? कोई मेरे को बता सकता है क्या? ये देखो कितना डिविडेंड है अपना? 5 रुपये का डिविडेंड है। कितने 1000 शेयर्स है? 50,000। तो 50,000 इंटू 5 तो 2.5 लाख डिविडेंड देना पड़ेगा ना अपने को। तो ये 2.5 लाख का डिविडेंड है। फॉर्मूला समझा क्या? देखो 10 लाख की मेरे को जरूरत है, हाँ 5 लाख की इनकम मेरे को होती है, पर 2.5 लाख तो डिविडेंड में चला जाएगा। तो कितना बचने वाला है? 2,50,000। तो 10 लाख माइनस 2,50,000 7,50,000 अपॉन P1 105। तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? अब 7142 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब रिस्पेक्टिव शेयर को रिस्पेक्टिव मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करो। कितना? 50,000 तो पहले से था, 4545 ऐड कर लिया इंटू 110। और दूसरा वाला देखो 50,000 प्लस 4545 इंटू कितना है? 110। तो कितना आ जाएगा ये? 59,99,950। दूसरा केस क्या है तुम्हारे पास? 7142 शेयर्स इशू करने हैं ना, तो 50,000 प्लस 7142। और अब तुम्हारा मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 105, क्योंकि 5 डिविडेंड था। फिर भी मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है? 79,99,910। मैम सेम कहाँ पे है? 50 और 10 से। बेटा इतने लाखों में आप 10-20 रुपए का हिसाब रखोगे क्या? सीरियसली ग्रो अप। समझ गए क्या? पक्का। ये था आपका एमएम अप्रोच का सम।
कुछ नहीं, बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, सब इसके अंदर से ही आंसर आएगा। पेपर में आया हुआ है एमएम अप्रोच का सम, रीसेंट वाले उसको वॉल्टर गॉर्डन एमएम, तीनों में से एक सम तो आना ही आना है। बात समझो, मेरी बात मानो, अच्छे से इस पे ध्यान देके पढ़ाई करेंगे। पक्का क्लियर हो गया एमएम अप्रोच भी? चले फिर आगे भी हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे क्वेश्चन है। देखो भी, इन December 2011 निब्बी कंपनी शेयर वॉज ₹146, रुपीज़ है वो 146 पर शेयर। लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ है 7.5%। निब्बी कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ 3.36 पर शेयर। What rate of return an investor can expect to earn assuming that dividends are expected to grow 7.5% till perpetuity? अगर परपेचुइटी का रहता है तो अपना फॉर्मूला हो जाता है के, अपने को तो पता है ये फॉर्मूला ऑलरेडी, D1/P0 प्लस G। D1 कितना है अपना 3.36, मार्केट प्राइस है 146, ग्रोथ रेट है 7.5%। निकालो ज़रा कितना आ रहा है, 3.36 डिवाइडेड बाय 146, 2.3 आ रहा है परसेंट, प्लस 7.5 कितना परसेंट आ रहा है ये 9.8% का क्या है हमारा के है, क्या है के है। व्हाट रेट ऑफ रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट, ये सेम कुछ नहीं निकालना था, रेट ऑफ रिटर्न यानी कि वी हैड टू फाइंड के का वैल्यू। इट इज एक्सपेक्टेड दैट निब्बी कंपनी विल अर्न 10% ऑन बुक इक्विटी एंड 60% ऑन अर्निंग्स। अच्छा, 10% वो इक्विटी पे अर्न करेंगे, 60% वो रिटेन्ड अर्निंग्स पे अर्न करेंगे, बराबर है क्या? देखो, शैल रिटेन 60% ऑफ अर्निंग्स, तो अपना ग्रोथ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ग्रोथ इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, बराबर है। कितना अर्न कर रहे वो 60%, बी कितना है तुम्हारा 10% है ना, 10% ऑन इक्विटी, तो कितना ग्रोथ रेट हो गया तुम्हारा, देखो 0.6 इंटू 0.1, 6% आया, 0.06 यानी कि कितना परसेंट हो गया, ये 6% हो गया है। अकॉर्डिंगली अब आपका डिविडेंड भी चेंज हो जाएगा, डिविडेंड विल ऑल्सो गेट चेंज, क्यों? क्योंकि आपका ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है, करेक्ट है क्या? अब देखो, आपका पहले ग्रोथ रेट कितना था 0.75 इंटू 10% यानी कि 75, अब क्या हो गया हमको नहीं पता। फर्स्ट वी शैल कैलकुलेट प्रीवियस रिटेंशन रेशियो, पहले निकालो कि पहले उसका रिटेंशन रेशियो कितना था, क्योंकि उसका ग्रोथ कितना था 7.5% यानी कि 0.075। ये भी कैसे निकाला होगा, B1 इंटू जी करके, बराबर है, रिटेंशन रेशियो हमको नहीं पता है। अभी हमने क्या निकाल लिया, नया वाला B1 निकाल लिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे वाले क्वेश्चन पे आप लोग, देखो 7.5% का अपना ग्रोथ रेट था पिछले बार, 10% का रिटर्न है, हमको बस इतना नहीं पता कि कितना रिटेन किया था, बराबर है। तो ये परसेंट का साइन हटा के मैंने ये लिख दिया, तुमको तुम्हारा B1 इंटू एक्चुअली, एक सेकेंड रुको मेरे को, हाँ ये R होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा 0.1 है B1, रिटेंशन रेशियो अपने को नहीं पता 0.075, तो नया रिटेंशन रेशियो क्या आ जाए, पुराना वाला रिटेंशन रेशियो क्या आ जाएगा ज़रा बताओ मेरे को, 0.075 डिवाइडेड बाय 0.1, तो कितना आ गया ये 0.75, यानी कि 75% अगर आप रिटेन कर रहे हो तो पिछले बार डिविडेंड कितना दे रहे थे 25%। ये ओल्ड केस है, कौन सा केस है, ये पुराना वाला केस है। अभी नया वाला विथ न्यू वाला 25% आपका तब का पे आउट था, तो अब मेरा पे आउट रेशियो कितना था 25% था, मैंने डिविडेंड कितना दे दिया 3.36, मतलब EPS इंटू 25% तो मेरे को मिला होगा 3.36 है ना, अर्निंग जितना भी था उसमें का मैंने 25% दिया तो 3.36 मिला, तो EPS कितना था 3.36 अपॉन 25%, तो कितना EPS हुआ होगा 3.36 डिवाइडेड बाय 25%, 13.44 मेरा क्या हुआ रहेगा, 13.44 मेरा अर्निंग पर शेयर था, पुराना वाला। कौन सा वाला, पुराना वाला। अब नया वाले पे आ जाओ, विथ न्यू तुम्हारा पे आउट रेशियो कितना है, देखो अभी अपन ने निकाला है ना
कहा गया ये रिटेंशन कितना था 60%। अगर 60% रिटेन कर रहे तो अपन पे आउट कितना दे रहे 40% दे रहे, तो मेरा ईपीएस है 13.44, इसका 40% दे रहे अपन, पहले 25% दे रहे थे अब 40% दे रहे, तो कितना डिविडेंड दे रहे हो आप लोग 5.376 डिविडेंड दे रहे हो। सब्स्टिट्यूट कर लो अब 5.376 अपॉन मार्केट प्राइस वही रहेगी, बस तुम्हारा ग्रोथ रेट अब 7.5 नहीं 6% हो गया, तो डिवाइडेड बाय 146 इंटू 100 प्लस 6%, कितना आ रहा है ये 9.68 आ रहा है ना। देखो वापस से कैलकुलेट कर लो, देखो 5.376 डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय 146 इंटू 100 कर लिया, प्लस क्या करना है आपको ऐड 6, तो 9.68%। ये क्या आ गया आपका नया के आ गया। देखो बेसिकली ये क्वेश्चन में था क्या, बात समझो, ये बेसिकली क्वेश्चन में मेरे को एक के निकाल के देना था, ठीक है। के कैसे निकालते हैं अपन, नॉर्मल फॉर्मूला से d1 अपॉन p0 प्लस g, जिसके अंदर अपन को सब कुछ दिया हुआ था, अपन ने नॉर्मल के निकाल दिया। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल अर्न 10%, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न क्या कर दिया उसने 10% कर दिया। 60% बोल रहा है कि रिटेन करेगा, 60% ईपीएस का रिटेन करेगा, तो अब मेरे पास रिटेंशन रेशियो कितना आ जाएगा 40%, पर मेरे को ईपीएस ही नहीं पता ना, तो मैं डिविडेंड कैसे निकालूं, ये नया वाला D1 के चक्कर में और नया वाला ग्रोथ के चक्कर में अपन ने ये सारे वर्किंग किए, करेक्ट है। तो अपन ने क्रॉस वर्किंग करके पुराना वाला क्या निकाल लिया, ईपीएस निकाल लिया, फिर वो ईपीएस से अपन ने न्यू वाला निकाला है डिविडेंड, खत्म। इतना ही सम था, कम आने के चांसेस है वैसे ये वाला सम आपको, बट जस्ट इन केस यू नो ले लिया, ठीक है ओके। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये वॉल्टर पे लिया है, बट थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसके अंदर कुछ अलग चीज करनी है, वॉल्टर पे ही डिपेंडेंट है बट कुछ अलग चीज करनी है। क्या करनी है देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अवंती कॉर्पोरेशन, अर्निंग पर शेयर 6 है, रेट ऑफ रिटर्न 20%, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर 16 है, व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो चाहिए। अभी हम उल्टा जा रहे हैं, हमको कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो, सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 44, मार्केट प्राइस दे दिया, हमको क्या निकालना है डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। फॉर्मूला डी अपॉन के प्लस आर इंटू ई माइनस डी दिस अपॉन के होल डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 44। जो जो फिगर से सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये 44 है। अब आपका डिविडेंड कितना है देखो, ईपीएस दिया है कि ईपीएस 6, डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं पता तो इसलिए इंटू एक्स कर देंगे अपन, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 6x अपॉन के कितना दिया हुआ है 16% दिया है, ठीक है, प्लस ई माइनस डी यानी कि 6 माइनस 6x इंटू आर कितना है अपना आर 2 है क्या 20 है क्या 20 अपॉन 16 होल डिवाइडेड बाय 16। कुछ इस तरह से सम में आप परसेंटेज का साइन सब जगह से हटा दो तो ही सम सॉल्व हो पाएगा। 6x अपॉन, अच्छा थोड़ा नीचे लिखती है, लिखने की जगह मिलेगी, 44 इज इक्वल्स टू 6x अपॉन 0.16 प्लस, हाँ अब ये देखो ये 16 साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 इंटू परसेंट में है दोनों भी, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 6 माइनस 6x अपॉन 0.16 इंटू 0.16 बराबर है क्या, आगे सॉल्व करो चलो। 44 इज इक्वल्स टू 6x अपॉन 0.16, ये जो 6 है उसको 0.16 से डिवाइड कर लो तो क्या आंसर मिलेगा अपने को, 6 को 0.6 से डिवाइड 0.16 से डिवाइड कर लो, क्या मिल जाएगा हम लोग को, एक सेकेंड ना, 37.5x। देखो ये वाला मैंने पार्ट कैलसी पे किया, x एज इट इज, प्लस प्लस प्लस, अब देखो यहाँ पे 0.2 इंटू 6, 0.2 इंटू 6 फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, 0.2 इंटू 6 हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा 1.2x। यहाँ पे 0.16 इंटू 16 करेंगे, 0.16 इंटू 0.16 कितना हो रहा है ये 0.0256। थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है पर ये टाइप का सम आ चुका है पेपर में। 44 इज इक्वल्स टू 37.5x
प्लस 1.2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0.0256। तो अब जो हाईलाइट कर रही हूँ ना 1.2 को डिवाइड करो 0.0256 से, डिवाइड 46.87 आ रहा है, आना ही चाहिए। तो 44 इज इक्वल्स टू 37.5x प्लस 46.875 बराबर है क्या? हाँ बराबर है, 1 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है। आगे आगे क्या करेंगे अभी हम लोग, ये देखो 44 वैसे ही रहने दो, 37.5x प्लस इधर इधर मल्टीप्लाई कर लो 46.875 माइनस 46.875x। अब x के फिगर्स को पहले डील कर लो और बाकियों को अलग डील कर लो। तो 46.875 माइनस क्या है ये तुम्हारा 37.5, जो x में है उनको माइनस कर लो पहले, 87 माइनस 37.5 कितना आ रहा है ये 9.37x आ रहा है क्या? तो 9.375x और इसको कर लो, 46.875 माइनस 44 कितना हो जाएगा ये 2.875 हो गया, x का वैल्यू आ गया 2.875 डिवाइडेड बाय 9.375। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 30.666666, तो उसको हम क्या कर देंगे 31। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना चाहिए अपने को 31%। जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 31% रहेगा तब जाके मार्केट प्राइस होगी 44। इस टाइप का सम आ चुका है पेपर में, इसीलिए मैंने लिया है। कैलकुलेशंस है इसके अंदर थोड़े ज़्यादा, बट इट इज़ वेरी 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 सिंपल। इसके पहले का जो सम लिया था मैंने, वो सम आने के चांसेस लीस्ट है, लीस्ट पर जस्ट इन केस वो टाइप कवर करने के लिए मैंने इसके अंदर वो सम रखा है। क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट? पक्का? देखो इतने ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पर अपने 2-3 मॉडल बच्चे, डिविडेंड डिस्काउंट तो अपना यही था जो फोर्थ वाला क्वेश्चन किया अपने, फिफ्थ था ये, फिफ्थ वाला। अभी अपना लिटनर और 1-2 टाइप वो जो बचा है उसके मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, उस पर क्वेश्चन ना आए हैं, आने की चांसेस भी कम है। बस एक बार उसके फॉर्मूला देख लेंगे, सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, लिख के लेंगे सब लोग ये लिटनर मॉडल का। D1 ये डिविडेंड लेना बताता है, D1 इज इक्वल टू D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट रेशियो। क्लियर पे आउट नहीं दे दिया, टारगेट पे आउट रेशियो दे दिया है, माइनस D0। एक बार बस फॉर्मूला लिख के लेंगे, D1 इज इक्वल टू D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट रेशियो, उसमें से D0 माइनस करो। और ये AF क्या होता है, दिया हुआ रहता है, एक एडजस्टमेंट फैक्टर खुद क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बस उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए एक रफ सम यहाँ पे ले लेती हूँ मैं। लेट योर D0 बी 12, योर EPS बी 3, योर टारगेट पे आउट रेशियो बी 60%। क्या चाहिए तुमको, और AF रखो 7% का। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। D0 कितना है 12 प्लस 3 इंटू टारगेट पे आउट रेशियो 60% माइनस D0 कितना है 12 है इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर 7%। करो फटाफट से कैलकुलेट इसको। चलो ये 1.2 ले लेना तुम्हारा D0, ये निगेटिव आएगा। हाँ चलो, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 माइनस 1.2 प्लस इसका 7%, तो 1.8 माइनस 1.2 इसका 7% प्लस 1.2 कितना आ रहा है, ये फटाफट से कैलकुलेट करो। निकाला क्या 1.8 माइनस 1.2 0.6 इंटू 0.07, 07 नहीं 0.7 नहीं अपना 0.7 तो 0.6 इंटू 0.7 प्लस 1.2 कितना आ रहा है, ये 1.62। कुछ नहीं, ये सम आने के चांसेस लीस्ट है तुम्हारे पेपर के अंदर। आया तो आया, इस बस एक बार फॉर्मूला लिख के लेंगे लिटनर का। डन, लिखा लिटनर का फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर अभी, पक्का। फिर एक बार ग्राम एंड डोड का भी फॉर्मूला लिख लो जस्ट इन केस।
ग्राम एंड डोड का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, एम होता है तुम्हारा एक मल्टीप्लायर, जैसे लिटनर के अंदर एक एफ था वैसे ही इसके अंदर एक मल्टीप्लायर होगा, दिया हुआ रहेगा। डिविडेंड पर शेयर प्लस ईपीएस पर शेयर अपॉन 3, दैट्स इट। इतना सा फॉर्मूला है ग्राम एंड डोड का। एंड वी आर डन विद द चैप्टर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म होता है। एक बार उसके पास पेपर्स देख लेंगे क्या अपन लोग, डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड डिसीजन में आपको बताऊं मैं कितने सम थे, अपन ने कितने, सिर्फ 6 सम में खत्म किया ना ये चैप्टर। एक मिनट, बता रही हूँ। लास्ट सम पे जाती है ना डायरेक्टली। ये क्लास की मेन वाली बुक है, मेन वाली बुक। 18 सम थे, देखो 1/3 लिए मैंने। 18 सम्स थे टोटल। 6 सम्स में आपका चैप्टर क्या हो गया है, पूरा का पूरा रिवाइज हो गया है। 6 सम्स के अंदर पूरा डिविडेंड डिसीजन, 6 मार्क का चैप्टर, 6 मार्क का चैप्टर, 6 सम, क्या रेशियो है ना, पूरा का पूरा क्या हो गया, रिवाइज हो गया। ये देखो, ये उसकी महासंग्राम है, मतलब मेरी जो पास्ट पेपर और वगैरह की कंपाइलेशंस है। एक बार आपको पास्ट पेपर दिखा देती हूँ ना, कैसे कैसे सम आते हैं। अच्छा, ये तो वही सम है, मैंने आपको बोला नहीं था इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है सम 31%। अभी अपन ने जो लास्ट सम किया कैलकुलेशन वाला 6 सम, वो वाला। उसके अलावा देखो ABCD दे दिया है, रिटर्न दे दिया है, MM अप्रोच लगाना है, वो भी अपन कर चुके हैं आज। उसके अलावा अपने को अर्निंग्स पर अर्निंग दिया है, PE दिया है 320, नंबर ऑफ शेयर्स, सेम टाइप का सम किया है ना आज। PE रेशियो अपना बराबर है क्या, PE रेशियो से अपन ने KE निकाला था 1/PE करके, फिर अर्निंग्स दे दिया, नंबर ऑफ शेयर दे दिया, तो EPS निकाल लिया, DPS निकाल लिया, करेक्ट। सेम सम है ये, सेम सम। बस पास्ट पेपर में इतना ही आया है आज तक डिविडेंड को लेके। एक बार वॉल्टर है और एक बार, 2 बार वॉल्टर है और एक बार MM अप्रोच है। क्लियर, बाकी का आपका MTP वगैरह सब कुछ कवर्ड है, तो आप उसका टेंशन मत लो। सी दिस इज द ऑब्जेक्टिव फाइल दिखाओ उसकी, दिखा तो दूँ यार तुमको एटलीस्ट। कहाँ गई उसकी ऑब्जेक्टिव, कितना कुछ है, दिखे तुम लोग मेन लेक्चर्स में इनके लिए, लकी पीपल आई नो। देखो, ये करेक्ट ऑब्जेक्टिव डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर KR ये है तो तुम्हारा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रहना चाहिए, ये उनका MTP, बिट क्वेश्चंस, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है, बराबर। ये आपका ऑब्जेक्टिव का बुक है। अभी तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो गया है, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या चैप्टर में। 6 मार्क का एक और चैप्टर आज अपन ने खत्म किया है, 6 ओनली एंड ओनली 6 सम में पूरा चैप्टर रिवाइज, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। 1 आवर अप्रॉक्स 1 आवर 15 मिनट्स में आपका चैप्टर खत्म हो गया। चलो ठीक है, लेट्स मीट इन अनदर सेशन फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय एवरीवन।